अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। कमजोर होना जुर्म है, दुनिया भर में हमें मुत्तहिद होना होगा। दशहरे के मौके पर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का खिताब। हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश, अक़लियतों पर जुल्म कहीं नहीं होना चाहिए। भागवत के बयान पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की महारत से 140 अफराद की जान बच गई। 3 घंटे हवा में परवास करता रहा तैयारा। चेन्नई के करीब बागमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी में खौफनाक तसादुम, दर्जनों जख्मी, कोई जानी नुकसान नहीं। और मुल्क में लगातार रेल हादसात, राहुल गांधी की तशवीश, कहा संगीन मसले पर मोदी हुकूमत खामोश है। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर नागपुर महाराष्ट्र में खिताब करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी मुबैना मजालिम का जिक्र किया। उन्होंने बांग्लादेश में होने वाले मजालिम के बावजूद हिंदू बरादरी मुत्तहिद होकर अपनी बका के लिए सड़कों पर उतरी है। मोहन भागवत ने कहा कि पहली बार हिंदू मुत्तहिद होकर अपनी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने आलमी सतह पर हिंदुओं को मुत्तहिद होने और मदद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि बांग्लादेश के हिंदू महफूज रह सकें। मोहन भागवत ने मजीद कहा कि कमज़ोर होना एक जुर्म है और जहां कहीं भी हम हैं, हमें मुत्तहिद और ताकतवर रहना होगा। मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में बार बार हिंदुओं पर जुल्म सितम किया जाता है और वहां के हिंदुओं ने मुत्तहिद होकर खुद को बचाया है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की दुनिया भर के हिंदुओं को मदद करनी चाहिए। होना है, देश वैभव संपन्न होना है तो प्रजा में चारित्र्य चाहिए। अभी अध्यक्ष महोदय जी ने जिस दैवी गुण संपद का उल्लेख किया, अभयम सत्व संशुद्धि, वही है व्यक्तिगत और सामाजिक चारित्र्य, राष्ट्रीय चारित्र्य, जिनके बलबूते देश बड़ा होता है। पाबना में, आज के बांग्लादेश में, उस समय के पूर्व बंगाल में जन्मे श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर होम्योपैथी के डॉक्टर थे, आध्यात्मिक साधक थे। उनके माता से ही उनको दीक्षा मिली थी, तो उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर लोग उनको आकर मिलते थे, अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयां बताते थे, उनके हल पर उनसे चर्चा होती थी। इसी का आगे एक सत्संग आंदोलन बन गया और 1925 में उस आंदोलन का भी विधिवत पंजीयन हुआ। उस आंदोलन का मुख्यालय आजकल देवघर में है। उनकी भी शताब्दी इस वर्ष 2025 में चलेगी। और हम जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 150 वर्ष हो गए। विदेशी वर्चस्व के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध वनवासी समाज में, आदिवासी समाज में बहुत जागृति जिन्होंने की, केवल भाषण देकर नहीं, अपने जीवन को यज्ञ में अर्पण कर दिया और ऐसा उपदेश दिया और ऐसा आचरण हमारे सामने रखा कि हमारे जनजातीय बंधुओं के अस्मिता को, अस्तित्व को, स्वतंत्र भारत में सशक्त होकर अपने योगदान करने को एक पुष्ट वैचारिक और व्यावहारिक आधार उसके कारण प्राप्त हुआ। उनका भी 150वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। स्मरण करने का कारण ऐसा है कि ये लोग हमारे सामने मूर्तिमंत उदाहरण है जैसा हमको होना चाहिए। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र्य, इन्होंने जो किया उसका हमको लाभ हो रहा है, ये बात अलग है।
परंतु वो लोग कैसे थे, अलग अलग समय में अलग अलग कार्य क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, परंतु सबकी समान बातें कुछ थी। इन सब लोगों ने प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से देश हित में, समाज हित में, संस्कृति और धर्म के हित में ही काम किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के बांग्लादेश और हिंदुओं से मुताल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हो या फिर बांग्लादेश, अक़लियतों पर जुल्म व सितम कहीं नहीं होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अक़लियतों पर जुल्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर बांग्लादेश। हिंदुस्तान में हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और बांग्लादेश में भी ऐसा ही होना चाहिए। भागवत और बीजेपी पर लोगों को तक़सीम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भागवत और बीजेपी लोगों को तक़सीम करने का काम करते हैं। भागवत बीजेपी की तायीद करते हैं और बीजेपी खुद लोगों को तक़सीम करने का काम करती है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल एक बार फिर मदारिस में दी जा रही तालीम को कठघरे में खड़ा किया है। उसका कहना है कि मदरसा बोर्ड्स को दी जाने वाली सरकारी फंडिंग रोक देनी चाहिए क्योंकि वहाँ बुनियादी तालीम नहीं दी जाती। NCPCR ने इस ताल्लुक़ से रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों के चीफ सेक्रेटरीज़ को ख़त लिखा है, जिसमें मदारिस और मदरसा बोर्ड्स को दी जाने वाली सरकारी फंडिंग बंद करने की सिफारिश की गई है। NCPCR ने मदरसा बोर्ड्स को बंद करने का मशवरा भी अपने ख़त में दिया है और कहा कि RTE एक्ट 2009 के मुताबिक बुनियादी तालीम हासिल करने के लिए मदारिस के बच्चों को दूसरे स्कूलों में दाखिला दिया जाना चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद की कामयाबी के बाद अब हुकूमत साजी की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता रोज़ राजभवन पहुंचकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें इंडिया इत्तेहाद के अरकान असम्बली की चिट्ठी सौंपते हुए हुकूमत साजी का दावा पेश किया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से जल्द अज जल्द हल्फ बर्दारी की तारीख तय करने की दरख्वास्त की। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर का कहना है कि वो चाहते हैं जल्द हल्फ बर्दारी हो ताकि अवाम की मुंतखब हुकूमत अपना काम संभाल सके। पार्टी का लेकर के आप अब हमने मैं अभी राजभवन से वापस आया हूँ। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPM, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। किस तारीख को सर ओथ सेरेमनी? अब ये लंबा सिलसिला रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है में तब्दील होगा। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है और गवर्नर साहब को एक अपने कागज तैयार करके पहले राष्ट्रपति भवन भेजने हैं। राष्ट्रपति भवन से वो फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं। होम मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आ जाता है। तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता इस ओथ सेरेमनी में मौजूद रह सकते हैं, तो किन अब आप अभी वो आप फारूक साहब से बात करिए। इंडिया ब्लॉक के लीडर वो हैं और इन्विटेशंस अगर जाएंगे तो उनके तरफ से जाएंगे। मुझे जिनको इनवाइट करना होगा वो अपने तरफ से मैं कल बैठ के उन्हें जो है दावत दूंगा। लेकिन फिलहाल तो अब ओथ की तैयारी हो रही है। सर, आज कांग्रेस लीडर्स भी मिलने आए थे, तो क्या कोई डिमांड्स या कुछ नहीं? उन्होंने डिस्कशंस तो हमारी रहती हैं, हम मिलके हुकूमत बना रहे हैं। उनका
जो है लेटर ऑफ सपोर्ट हमें हासिल हुआ है और उन्होंने आज अपनी बैठक की। उनकी अपनी बैठक में उन्होंने अपने हाईकमांड को इजाज़त दी कि वो सीएलपी का जो है फैसला करें, सीएलपी लीडर का फैसला करें। तो हमने जो अपनी अंदरूनी बातें करनी थी वो हमने की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के रहनुमा संजय रावत महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना पर सख्त तनकीद करते हुए उसे डुप्लीकेट पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये 50 साल से ज़्यादा की रिवायत रही है, सिर्फ 2 दशहरा रैलियां मशहूर हैं। शिवसेना की दशहरा रैली जिसकी शुरुआत बाला साहब बाल ठाकरे ने की थी और दूसरी नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली होती है। अब महाराष्ट्र में शिवसेना की नकल मोदी और शाह की सेना भी शिवसेना के नाम पर दशहरा रैली निकाल रही है। कई दीगर तंजीमें भी रैलियां करती हैं, लेकिन शिवाजी पार्क में मुनक्किद होने वाली रैली की अहमियत हमेशा से ज़्यादा रही है। बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी की क़यादत कर रहे हैं और वो रैली से खिताब करेंगे। कमान और तीर हमेशा से हमारी अलामत रही है, लेकिन मोदी शाह ने चोरी करके उसे बेईमान और नकली लोगों को दे दिया, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। कमान और तीर हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, लेकिन अब हमारी अलामत मशाल है। ये मशाल आग भी भड़काती है और रोशनी भी देती है। बाकी दसरा रैली कर रहे, दसरा रैली में नहीं कहता हूं, देखिए एक परंपरा जो है दसरा रैली की इस देश में, वो 2 ही रैली होती रही हमेशा। 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया। शिवसेना की दसरा रैली जो बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना के स्थापना के वक्त शुरू की थी, और दूसरी एक रैली जो होती है नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की होती है रैली, सुबह होती है, हमारी शाम को होती है। 2 रैली है। अब तो ये डुप्लीकेट शिवसेना वाले हैं महाराष्ट्र में, जो मोदी शाह की सेना है, वो भी रैली कर रहे हैं शिवसेना के नाम पर, दसरा रैली। बाद में और भी बहुत से संगठन रैली करते हैं, लेकिन महत्व जो होता है वो शिवाजी पार्क पे जो रैली होती है उसका महत्व इस देश में और राज्य में हमेशा रहा है। तो आज हमारी रैली होगी। बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे जी ने पार्टी की कमान संभाली है और अब दसरा रैली को संबोधित करते हैं उद्धव ठाकरे जी, वो आज भी करेंगे। सर, परंपरा है जो शस्त्र होते हैं उनकी पूजा की जाती है, धनुष्मान नहीं है। अब देखिए, शस्त्र तो हमेशा शस्त्र होता है और हजारों सालों से आपने देखा है कि जो शस्त्र होते हैं वो बदलते भी जाते हैं, आधुनिकता आती है। कभी हम पत्थर से युद्ध करते थे, फिर चाकू तलवारें आ गई, फिर बंदूक आ गई, फिर बम आ गए। हाँ, सब कुछ बदल जाता है। धनुष्य बाण हमेशा हमारा चिन्ह रहा है, पार्टी का सिंबल रहा है। लेकिन मोदी शाह जी ने ये जो हमारा धनुष्य बाण है हमसे चुरा कर, छीन कर, ये जो बेईमान डुप्लीकेट लोग हैं उनको दे दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनुष्य बाण हमारे दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन हमारा चिन्ह मशाल है। ये जो मशाल है, जो आग लगाता है और प्रकाश भी देता है, अंधकार भी दूर करता है ये मशाल। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हाथ में भी मशाल रही है। उनके जो फौज थी वो फौज में भी मशाल रही हमेशा, आप देखिए जाकर। तो ये मशाल हमारा चिन्ह है, मशाल हमारा शस्त्र है, आग लगा देंगे। सर, सीट शेयरिंग को लेके कहा कि 210 सीटों पे तो मामला क्लियर हो गया है और दशहरा तक बात क्लियर करने की थी, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लगभग 200 से भी ज्यादा सीटों पर हमारा एकमत हो गया है। तमिलनाडु की त्रिची एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट ने शाम 5:45 बजे त्रिची से शारजा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन प्रवास के दौरान पायलट को तैयारे के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी का इल्म हुआ। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया गया और 3 घंटे तक हवा में चक्कर काटने के बाद तैयारे की बहिफाजत लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से त्रिची एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया था और तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। तैयारे में मौजूद 140 मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकाला गया। पायलट ने महारत से काम लेते हुए फिजा में तैयारे के चक्कर लगाकर ईंधन को कम किया ताकि लैंडिंग के दौरान किसी हादसे का अंदेशा न हो।
We have 140 patients in the passengers in the passengers in the flight. All are safely landed. And we have got all these things ready, like ambulances, and then the beds in our hospital, private hospitals nearby. We were in the alert. We kept them in the alert. But it has been safely landed and we are relieved. Any passengers are wounded, sir? No, sir, no, sir. All are walking down. How many doctors are monitoring that? And 25 doctors. 25 doctors. Paramedics irukanga, sir. How many ambulances were kept ready? 24, sir, 25 ambulances are ready. Within some time we have fully equipped. And the entire 150 beds have been kept ready, sir. एयर इंडिया एक्सप्रेस के तर्जुमान के मुताबिक पायलट को जैसे ही हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी का पता चला, उसने फौरी तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। इस दौरान मुसाफिरों को सिर्फ तकनीकी खराबी की इत्तला दी गई थी ताकि इसमें खौफ व हिरास न फैले। पायलट की कोशिश से आखिरकार रात 8:15 बजे त्रिची एयरपोर्ट पर तैयारे की महफूज लैंडिंग मुमकिन हो सकी। महकमे शहरी हवाबाजी के मुताबिक तैयारे का लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से बेली लैंडिंग का भी इंतज़ाम किया गया था, मगर उसकी ज़रूरत पेश नहीं आई। त्रिची एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि इमरजेंसी की सूरत में बेस एम्बुलेंसेस और 18 फायर टेंडर्स को तैयार रखा गया था। एयरपोर्ट पर सभी इक़दाम मुकम्मल थे ताकि किसी मुमकिन खतरे से बचा जा सके। तमिलनाडु में जुमे की देर रात गए एक बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया। यहां मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई के करीब कावारपेटाई रेलवे स्टेशन के करीब एक माल बरदार ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में 19 अफराद जख्मी हो गए। रेलवे बोर्ड ने कहा कि चेन्नई रेलवे डिवीजन के पोनेरी कावारपेटाई सेक्शन में एक्सप्रेस ट्रेन और माल बरदार ट्रेन के दरमियान तसादुम में किसी की मौत नहीं हुई। इस वाक़े के बारे में रेलवे बोर्ड के इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा, हमें ट्रेन हादसे की इत्तला मिली है। इसके बाद इमदादी काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया। पूरी ट्रेन के तमाम मुसाफिरों को निकाल लिया गया है। कोई मुसाफिर ज़ख्मी नहीं हुआ। तमाम मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। This train was going towards Gudur and further to Andhra Pradesh and via Odisha. It would have gone to Darbhanga. So it started from Mysore. So while going towards Gudur, it has to pass this station. So at this station, goods train was stabled at the loop line, and this was given precedence. So this was supposed to pass via the main line, run through without stopping. There is no stoppage here, and signals were also given for the main line. But it was unusual that despite having the signals for the main line, the train entered the loop line where the goods train was standing. So it hit the goods train from behind, and because of which this engine has derailed. But fortunately, both our loco pilot and assistant loco pilot are hale and hearty. I mean, now we are, after taking their statement, we will relieve them. And the immediate coach behind the engine, which was power car cum parcel, so that caught fire, perhaps because power car is a diesel engine. So, but that no damage was caused to any human because of that, and the fire was doused by immediately ambulances reached, and rescue teams from railway, from fire department, and from railway police and state police, they reached well in time, including ambulances and railway doctors, senior officers, and fortunately there was no death, and all the injured were immediately moved to the nearby hospital, Stanley Hospital, and some were also moved to the Madras College, Medical College. So how long it will take to clear this? First priority is to treat the injured, which has already been done. Now, next priority is to take the passengers to Chennai, where a special train is waiting to take them to their respective destination, to Odisha, Andhra, and Bihar, Jharkhand. And then parallelly we are also going to restore it as soon as possible. Already our accident relief train is on way, next station Ponari, so which is 6 kilometers away.
So it is moving towards the site. So all the 4 lines are now blocked. So it may take approximately maybe 15-16 hours when we are able to clear the whole track. मुल्क में लगातार पेश आ रहे ट्रेन हादसे के सिलसिले में लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। उनका कहना है कि इन हादसात के बाद भी हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इक़दाम नहीं किया जा रहा है और सवाल किया कि आखिर कितने ख़ानदानों की बर्बादी के बाद हुकूमत नींद से जागेगी। ट्रेन हादसे के हवाले से एक बयान देते हुए राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर जवाबदेही के हवाले से सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये एक इंतहाई संगीन मसला है और इस पर हुकूमत की खामोशी नाकाबिले फ़हम है। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी सतह पर कोई जवाबदेही दिखाई नहीं दे रही और ना ही हादसात से कोई सबक हासिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जवाबदेही सबसे ऊपर से शुरू होती है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत रेलवे हादसे को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है और इसका नतीजा ये है कि गुज़िश्ता 4 महीनों में 55 रेलवे हादसात में कई लोगों की जानें चली गईं और कई लोग जख्मी हुए हैं। अमिताभ बच्चन की 82वीं सालगिरह के मौके पर प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने उन्हें खिराज पेश किया और कहा कि मेगा स्टार की मशहूर फिल्म त्रिशूल ने उन पर कैसा असर डाला था। उन्होंने कहा, मैं बच्चन जी की फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ। त्रिशूल एक ऐसी फिल्म है जिसने मुझ पर गहरा असर डाला था। मैंने उसे उस वक्त तकरीबन 60-70 बार देखा। मेरे जहन में था कि मैं भी त्रिशूल का अमिताभ बच्चन बनूंगा। इसने मुझे बहुत हौसला दिया और ये किसी न किसी तरह मुझे मुंबई मुंतकिल करने का जिम्मेदार है। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ त्रिशूल 2 बनाने की अपनी ख्वाहिश के बारे में भी बातचीत की। मेरी प्रेरणा मूर्ति है। जब स्कूल में कॉलेज में था तब उनकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं। स्पेशली उनकी एक फिल्म है त्रिशूल, वो करीब मैंने 60-70 दफ़े उस टाइम पे देखी थी और दिमाग में यही था कि मुझे भी त्रिशूल के अमिताभ बच्चन, त्रिशूल का विजय बनना है। सो मेरी हमेशा प्रेरणा मूर्ति रहे हैं। और बाकी तो हम सब जानते हैं बच्चन साहब की खुद का ऑरा, उनकी डिसिप्लिन, उनकी भाषा के ऊपर प्रभुत्व और उनकी ह्यूमिलिटी और ग्राउंडेड है। और आज भी 82 के हुए फिर भी शायद एक टीनेजर को शर्म आ जाए उतना काम करते हैं, 14-16 घंटा रोज का काम करते हैं। तो मेरा हमेशा जब मैं मिलता हूँ तो कुछ न कुछ उनके पास से सीख के वापस आता हूँ। आपके पास दिल में कौन सी, आपने उनके साथ फिल्में भी बनाई, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप दोबारा बनाने की इच्छा रखते हो? मेरी तहे दिल से इच्छा है कि जो फिल्म ने मुझे मोटिवेट किया था और बम्बे लाया और ये मुकाम पे पहुंचाया, वो त्रिशूल, अगर चांस मिलता है तो वो मेरी ड्रीम फिल्म होगी कि त्रिशूल को आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चन साहब के साथ में उसको बनाया जाए। कौन कौन सी फिल्में प्रोड्यूस की आपने उनके साथ? मैंने सरकार 3 की है, फिर चेहरे की इमरान हाशमी भी थे उसमें, और अभी 2 गुजराती फिल्मों में बच्चन साहब ने छोटा किरदार किया था। तो ऐसे करके 4 फिल्में मैंने की है। कुछ चैरिटी वर्क भी किए, शायद आपने उसके बात भी नहीं की कभी उस तरह से? बच्चन साहब भी थोड़ा शर्माते हैं। नहीं, बच्चन साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जो दाएं हाथ से किसी को कुछ देते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। तो वो चैरिटी डिक्लेयर करने में मानते नहीं है। मैंने काफ़ी देखा है काफ़ी टाइम पे, क्योंकि मैंने जब भी उनके पास में उनके ऑफिस में होता हूँ एक्टिविटी होती रहती है, इसलिए पता चलता है। तो बहुत सारी चैरिटी वो करते हैं। और जैसे मेरा एक किस्सा है कि कोविड के टाइम पे। और आखिर में फिर एक मर्तबा नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कमज़ोर होना जुर्म है, दुनिया भर में हमें मुत्तहिद होना होगा। दशहरे के मौके पर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का खिताब। हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश, अक़लियतों पर जुल्म कहीं नहीं होना चाहिए। भागवत के बयान पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की महारत से 140 अफराद की जान बच गई। 3 घंटे हवा में परवास करता रहा तैयारा।
चेन्नई के करीब बागमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी में खौफनाक तसादुम, दर्जनों जख्मी, कोई जानी नुकसान नहीं। और मुल्क में लगातार रेल हादसात, राहुल गांधी की तशवीश, कहा संगीन मसले पर मोदी हुकूमत खामोश है। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।